हेलो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है आपके पॉलिटिकल के सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपके प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इसकी समझ से संबंधित विभिन्न ग्रहों पर चर्चा कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और कल भी आपके जो नेक्स्ट टाइम आपका एग्जाम होने वाला है कल या परसों में आपसे पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण के रूप में यथार्थवाद के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। जटिल अंतर्निर्भरता की अवधारणा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं नव उदारवादी सिद्धांत की चर्चा कीजिए। उसके बाद आपसे मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही आपसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारतीय योगदान पर प्रकाश डालिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत का क्या योगदान है। इससे ये भी यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखिए 7 से 8 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर नजर रखता है, जैसे कि देश के एक साथ काम करते हैं या कभी कभी संघर्ष में आ जाते हैं। मान लीजिए दो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं मिलकर को, ठीक है, या फिर क्या हुआ उनके बीच में युद्ध हो गया कभी, है ना। वह जलवायु परिवर्तन या युद्ध व व्यापार जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर नजर रखता है, जैसे कि देश कैसे एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक, ऐतिहासिक, देश के बीच परस्पर क्रिया का विचार पुराना है, लेकिन औपचारिक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपेक्षाकृत नया है। इसका मतलब ये है कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ना प्राचीन काल से तो है, पर माना कब से गया है? ठीक है, माना गया है 20वीं सदी के बाद। ठीक, संधि या संधि, कुछ संधि थी जो इसे बताती हैं, जो साबित करती हैं कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है प्राचीन काल से ही चलते आए हैं, नए नहीं है। पर इसको माना कब से गया? 20वीं शताब्दी के बाद से ही इसको माना गया है पूर्ण रूप से। ठीक है, अपेक्षाकृत नया जिसकी शुरुआत कब से मानी गई? 20वीं शताब्दी से। प्राचीन काल में कैसे मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है? कुछ संधियां थी जो सबसे पुरानी संधियों में शांतियों में से एक है, कादेश की संधि। ठीक है, मिस्र और हिती साम्राज्य के बीच हुई थी जो, ठीक, मिस्र और हिती साम्राज्य के बीच हुई थी ये संधि, कादेश की संधि 1259 ईसा पूर्व के आसपास हस्ताक्षर की गई थी। तो इसे माना जा सकता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है प्राचीन काल से ही है। मध्य युग में 19वीं शताब्दी तक आधुनिक राज्यों का उदय हो गया था। मध्यकाल में धर्म ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई। यूरोप में कैथोलिक चर्च का बहुत बड़ा प्रभाव था। एशिया में चीनी राजवंशों जैसे महान साम्राज्यों की अपनी कूटनीति प्रणाली थी। वेस्टफेलिया की शांति, ठीक है, 1648 ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार दिया था। इससे यूरोप में युद्ध की एक लंबी श्रृंखला को समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये मध्यकाल में कुछ हुए प्रमुख ऐतिहासिक जो है ना चरण है कुछ, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां वगैरह हो या अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशन चल रहे हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये पुराने समय से ही चल रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से जाना जा सकता है। 18वीं 19वीं शताब्दी जैसे यूरोपीय देश मजबूत होते होते गए। उन्होंने कूटनीति की आर्थिक औपचारिक प्रणाली विकसित की। इस दौरान शक्ति संतुलन जैसे विचार उभरे। इस अवधारणा का मतलब था कि कोई भी देश बहुत शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रभुत्व और संघर्ष हो सकता है। मतलब एक देश के पास इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं होनी चाहिए हद से ज़्यादा कि दूसरे देश पर वो शासन कर सके। ठीक है, देशों ने सत्ता को नियंत्रण में रखने के लिए गठबंधन बनाए। कुछ हस्ताक्षर किए गए कुछ गठबंधन पे कि मान लीजिए कुछ लिमिट बनाई जाएगी कि एक देश इतना ही, मतलब कि जो परमाणु वगैरह बनाए जाते हैं ना, सक्षम इतना ही सक्षम बन सकता है। मतलब हद से ज़्यादा वो उस चीज़ पर प्रयास नहीं कर सकते बनाने का। 20वीं सदी की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का औपचारिक अध्ययन शुरू होता है।
प्रथम विश्व युद्ध सबसे ज़्यादा ये चीज़ जो रोकी गई थी ना, वो विकसित राज्यों पे रोकी गई, जो विकसित हो चुके हैं जैसे अमेरिका वगैरह हो गए, जो विकासशील देश है, जो अभी अपना विकास कर रहे हैं, उनके पास ये स्वतंत्रता है कि जितना उन्हें ज़रूरत है वो उतना अपना विकास करेंगे, है ना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध विनाशकारी था और इसमें कई देश शामिल थे। इससे सवाल उठे कि इन्हें बड़े पैमाने पर संघर्ष क्यों होते हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। इस चिंता के कारण औपचारिक शैक्षणिक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जन्म हुआ। ठीक है, युद्ध को रोकने के लिए, जैसे कि हम एक पढ़ सकते हैं लीग ऑफ नेशन का। लीग ऑफ नेशन का मोटिव ही ये था कि दोबारा युद्ध ना हो, पर ये क्या हुआ, विफल हो गया। विफल होने के कारण ये थे कि जैसे अमेरिका जैसी जो बड़ी शक्तिशाली देश थे वो इसमें शामिल नहीं हुए। इसके पास कुछ सैन्य शासन की कमी थी। ठीक है, जिससे कि अब जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश है, अगर वो इस पर आक्रमण कर रहा है तो ये इसको रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि इसके पास इतनी पावर नहीं थी, है ना। और कुछ इसके जो अपने अंदर मेंबर शामिल थे, कुछ राष्ट्र शामिल थे, उनके अंदर अपने में मतभेद था, इसीलिए क्या हुआ, ये विफल भी हो गया। हालांकि परिवर्तन शक्ति की कमी और प्रमुख राज्य जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुपस्थिति के कारण ये अप्रभावी रहा, फेल हो गया, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, क्योंकि इसमें अमेरिका ने क्या हुआ था, अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ था। उसके बाद है सोसाइटी डेश नेशनल। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, और सबसे बड़ा इसका रीज़न ये भी था विफल होने का कि इसके बनने के बाद भी क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, मतलब ये रोक नहीं पाया युद्ध को। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप भारी तबाही और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव आया। इसने एक और बड़े संघर्ष को रोकने में राष्ट्र संघ की विफलता को दर्शाया, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ते हैं यथार्थवाद के बारे में। यथार्थवाद को ऐसे खेल की तरह समझे जिसमें हर खिलाड़ी देश ज़्यादा जीतने में दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है, इस खेल में देश शक्ति और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। वह खुद को बचाने और मजबूत बनाने के मजबूत के लिए अपने काम करते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे देश पर अपना दोस्ताना व्यवहार करने का भरोसा नहीं होता। मतलब ये क्या कहता है कि ये जो अपने पावर की बात करता है ये। ठीक है, यथार्थवाद मानते हैं कि दुनिया एक प्रतिस्पर्धा और खतरनाक जगह है, इसीलिए हर देश को खुद पर ध्यान देना चाहिए। मतलब अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे पर। जितना विकास कर लो अपना, खुद पर उस पर ध्यान देता है। मान लीजिए एक देश है, इसको अपना पूर्ण तरीके से विकास कर लेना चाहिए, चाहे इस देश पर इसका कोई भी असर पड़ रहा हो, है ना। तो सिर्फ इसको अपने बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से, सैन्य हो, परमाणु हो, हर तरीके से क्या होना चाहिए, सफल होना चाहिए, पूरा सक्षम होना चाहिए, ये मानते हैं ये। चाहे इसके कार्य करने से इस देश पर क्यों ना कोई फर्क पड़े। ठीक है, ये इनकी सोच थी। ये गठबंधन बना सकते हैं, लेकिन तभी जब उसे उन्हें फ़ायदा हो। ये गठबंधन तभी बनाएंगे दूसरे सरकार से जब इन्हें फ़ायदा होता है दूसरे राष्ट्र से। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जैसे यहाँ कहना, मुझे मजबूत और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं दूसरों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। ठीक, स्वहित, उनका तर्क है कि हर देश ने अपने स्वार्थ में काम करता है, खुद को बचाने और अधिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है, अक्सर दूसरों की कीमत पर। प्रतिस्पर्धा, दुनिया यथार्थवादी दुनिया को एक खतरनाक जगह के रूप में देखता है, जहां देश सीमित संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उन्हें लगता है कि देश को एक दूसरे पर संदेह करना और संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, मतलब उन्हें पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए कि हो सकता है कि कोई भी देश उसके ऊपर हमला कर दे, उसके लिए इसे हमेशा तैयार होना चाहिए। शक्ति ही अधिकार है, इस दृष्टिकोण में सबसे अधिक शक्ति आर्थिक सैन्य वाला देश आमतौर पर जीतता है और नियम निर्धारित करता है। और ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आदर्शवाद के बारे में। आदर्शवाद क्या कहता है, आदर्शवाद कहता है कि हर एक अलग खेल की तरह जहाँ खिलाड़ी सहयोग और एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं। आदर्शवादियों का मानना है कि देश एक साथ काम करके, नियम का पालन करके और संयुक्त राष्ट्र जैसे निर्णय लेने के लिए निश्चित तरीकों का उपयोग करके समस्याओं को हल कर सकते हैं, झगड़ों से बच सकते हैं। ठीक है, मतलब बातचीत, सहयोग पे ये क्या कहता है, ज़्यादा इनका उनका मानना है कि अगर देश आपस में बातचीत करे और समझौता करे, एक दूसरे का सम्मान करे, तो दुनिया ज़्यादा शांतिपूर्ण बनी सकती है और युद्ध जो है वो कम होंगे। ठीक है, युद्ध की स्थिति कम हो सकती है। यह ऐसा है जो हर कहना है कि अगर हम सब निष्पक्ष होकर खेलें और एक दूसरे की मदद करें तो सब जीतेंगे। सहयोग पर ध्यान दें, आदर्शवादियों का मानना है कि देश शांति और पारस्परिक लाभ प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। नैतिक मूल्य पर ध्यान देता आदर्शवादी दृष्टिकोण, आदर्शवादियों का मानना है कि संवाद, कूटनीति और सहयोग के माध्यम से देश वैश्विक समस्याओं का हल कर सकते हैं, संघर्ष को कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है परंपरागत उदारवाद।
परंपरागत उदारवाद को दोस्तों के एक समूह की तरह समझे जो मानते हैं कि अगर वे एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो वे बेहतर तरीके से क्या है साथ रह सकते हैं। मान लीजिए कि 4 देश एक शामिल हैं यहाँ पर, तो मतलब इन चारों को क्या करना है, एक दूसरे का पूरा ख्याल रखना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना, मतलब इन चारों को ही क्या करना है, मिलकर रहना है। ठीक है। मुक्त व्यापार कर सकते हैं, लोकतंत्र भी इसमें आता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी आते हैं। जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र जैसे समूह में शामिल होते हैं। वे ऐसे मित्र की तरह होते हैं जो अपने खेलों के लिए कुछ नियम पर सहमत रहते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून मतलब जो भी कानून बनता है उस पर सबकी सहमति होती है। इन चारों की क्या होगी, इस पे सहमति होगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नव उदारवाद। ठीक है। नव उदारवाद परंपरागत उदारवाद का अपग्रेड है। ये स्वीकार करता है कि जब देश अपने हितों को देखता है तो उन्हें एहसास होता है कि दूसरों के साथ सहयोग करना ज़्यादा समझदारी है, और ख़ास तौर पर ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे व्यापार, यात्रा और संचार। संस्थाएं नव उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर जोर देता है। ठीक है। ये संस्थाएं खेल में रेफरी की तरह होते हैं। वे नियम निर्धारित करती है कि विवादों को सुलझाने में मदद करती है और सुनिश्चित करती है कि हर कोई निष्पक्ष से खेले। मतलब ये उम्मीद करती हैं कि जो भी शामिल है पूरी ईमानदारी से शामिल होंगे इसमें, है ना। जटिल आत्मनिर्भरता है, सामूहिक सुरक्षा भी इसमें शामिल है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, इस बारे में सोचिए कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का किस तरह से जवाब दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय बैठक जैसे पेरिस जलवायु समझौता, इन सब चीज़ों में शामिल हो सकता है ना। परंपरागत उदारवाद, यदि हम व्यापार करते हैं और निष्पक्ष खेलते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो हम सभी बेहतर परिस्थिति में होंगे और कम झगड़े होंगे देश के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय समाज में नारीवाद के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्त्री है, जो नारी है, उनका इसमें क्या योगदान है, ठीक है, या क्या सहयोग है। नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत इसलिए सामने आया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अधिकांश पारंपरिक सिद्धांत पुरुष दृष्टिकोण से लिखे गए थे। ये सिद्धांत युद्ध शक्ति और अर्थशास्त्र जैसी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान विचार नहीं करते कि मुद्दे महिलाओं या अन्य लैंगिक अल्पसंख्यकों को कैसे प्रभावित करते हैं। लिंग मायने रखता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। नारीवादी का तर्क है कि वैश्विक राजनीति को समझने के लिए ये देखना जरूरी नहीं कि समाज पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं को किस तरह देखता है। उनके लिए क्या है, सब बराबर हैं, चाहे वो कोई भी विचार दे उसमें, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, दोनों को ही समान देखा जाएगा। उदाहरण के लिए पुरुषों को अक्सर शक्ति, आक्रामकता और नेतृत्व से जोड़ा जाता है, जबकि महिलाओं को देखभाल करने वाले महिलाओं में नारीवादी दृष्टिकोण। बाद में प्रकाश डालता है कि युद्ध या आर्थिक संकट जैसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पुरुषों की तुलना में महिलाओं को किस तरह से अलग तरह से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए युद्ध में महिलाओं को अक्सर यौन हिंसा, विस्थापन और आजीविका के नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सैन्य सुरक्षा, पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध अक्सर राज्य सुरक्षा पर केंद्रित होते हैं, जिसका अर्थ है सैन्य शक्ति के माध्यम से देश के बीच बाहरी खतरों से बचाना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी मानव सुरक्षा के लिए तर्क देते हैं, जिसमें भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और हिंसा जैसे मुक्ति जैसी बुनियादी जरूरतें शामिल होती हैं। उनका मानना है कि लोग, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करना राज्य की सुरक्षा करना जितना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। निर्णय लेने में महिलाओं को शामिल करना, नारीवाद राजनीतिक निर्णयों में महिलाओं को शामिल करने के महत्व पर जोर देता है। पारंपरिक सिद्धांत को चुनौती देना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारतीय योगदान। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का योगदान बताइए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। पारंपरिक चर, स्वतंत्रता पूर्व से 1950 के दशक तक। उपनिवेशवाद विरोध, भारतीय विचारकों और नेताओं ने उपनिवेशवाद और साम्राज्य की आलोचना की। उन्होंने प्रत्येक राष्ट्र के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए तर्क दिया, जिसका अर्थ है बाहरी हस्तक्षेप के बिना खुद को शामिल करने का अधिकार। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, ठीक है, के नेतृत्व में भारत ने 1950 के दशक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें इन्होंने। इस आंदोलन का शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम ब्लॉक या सोवियत संघ नेतृत्व वाले पूर्वी ब्लॉक के साथ गठबंधन करने के विकल्प के रूप में सामने बनाया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान और अन्य देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के विचार को बढ़ावा दिया। गांधीवाद दर्शन, ठीक है, इसमें शामिल है गांधीवादी दर्शन, नेहरूवादी दृष्टिकोण, जवाहरलाल नेहरू जी का
आधुनिक चरण आर्थिक कूटनीति 1951 में भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उदारीकरण हुआ, जिसने देश को तिरंगी निवेश, व्यापार और वैश्विक को खोल दिया। यह आत्मनिर्भरता और राज्य नियंत्रण पर केंद्रित पहले की आर्थिक नीतियों से अलग था। रणनीतियाँ साझेदारी, ठीक है, सुरक्षा और रक्षा पर भी, आर्थिक सुधार में भी 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों ने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोला था। मुक्त बाजार के लिए, कि व्यापार के लिए, ठीक है। सॉफ्ट पावर भी थी। भारत ने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए बॉलीवुड, योग, लोकतांत्रिक संसद और जैसे अपने सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का उपयोग करना भी शुरू कर दिया था। भारत ने भी बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारत के भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बाकी कमेंट करके बताइए कि आप लोग का क्या कल के अलावा और कभी भी एग्ज़ाम है इस सब्जेक्ट का, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।